फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं टर्म 2 के अंदर ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो हम करेंगे। और इसको पूरा मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक आध वीडियो मैं और बनाऊंगी जो कि मैप रिलेटेड होगा, जिसपे हम सिर्फ मैप्स में बात करेंगे कि क्या चीज़ कैसे है, वो आप और देख लीजिएगा। तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ को मैंने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है वीडियो में, ताकि आपको कैच करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी वो कुछ मेजर टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, साथ में उनकी डेफिनेशन भी लिखी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें करेंगे। ये इस चैप्टर के लिए, पूरे चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टर्म्स आप छोड़ देते हैं तो बहुत आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये जो वर्ड है ये डिस्क्राइब है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा जब आप नोट्स बनाए तो डिस्क्राइब। ओके, सो डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज का मतलब होता है वो प्रोसेस जो किसी एरिया के रिवर सिस्टम को डिफाइन करे, उसको हम कहते हैं ड्रेनेज ऑफ दैट एरिया। ठीक है, किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, उसको हम कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, टर्म को अच्छे से डेफिनेशन के साथ दिमाग में बिठा लीजिए और चाहे तो कहीं नोट भी कर लीजिए। दूसरी डेफिनेशन है ड्रेनेज बेसिन की। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? तो ड्रेनेज बेसिन वो एरिया होता है जो कि कोई सिंगल रिवर ड्रेन करती है, यानी जहाँ किसी सिंगल रिवर का पानी से पूरा उसका सिस्टम चलता है उस एरिया का, उसे हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, दैट इज नोन एज द ड्रेनेज बेसिन। ओके, फिर अगला है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? तो वाटर डिवाइड एक एलिवेटेड एरिया होता है जो कि किसी दो ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये पानी है और ये पानी है, इसके बीच में एक माउंटेन है, तो ये जो माउंटेन हुआ ये हमारा वाटर डिवाइड होगा, क्योंकि ये दो ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट कर रहा है। और ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? वो एरिया जो कि एक सिंगल रिवर सिस्टम ड्रेन करती है। तो यहाँ पे कोई रिवर सिस्टम 1 होगी और यहाँ पे कोई रिवर सिस्टम 2 होगी, और इसके बीच में अगर कोई ऐसा एलिवेटेड यानी कुछ उठा हुआ एरिया है तो वो कहलाएगा हमारा वाटर डिवाइड। ठीक है, अब ये एलिवेटेड एरिया ज़रूरी नहीं है कि कोई माउंटेन हो, ये कोई प्लेटू भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम क्या होता है? तो कोई भी रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ अगर हम उसको जोड़कर देखते हैं तो वो कहलाता है एक रिवर सिस्टम। अब यहाँ पे जो मैंने येलो से नीचे हाईलाइट कर रखा होगा ना पूरी वीडियो के अंदर, वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इज ऑफ द अमेजॉन रिवर। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम अमेजॉन रिवर का है। ठीक है, अमेजॉन रिवर का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। सिंगल रिवर सिस्टम जो सब एरिया ड्रेन करता है उसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो अमेजॉन रिवर सबसे बड़ा एरिया ड्रेन करती है इन द वर्ल्ड। ओके, मूविंग ऑन। अगला है ड्रेनेज पैटर्न्स। कितने तरीके के ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं? तो 4 तरीके के ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं। डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न और रेडियल पैटर्न। अब ये पैटर्न है क्या, यानी कि किस तरीके से पानी जो है वो चैनल्स में बटा हुआ है, उसका क्या पैटर्न है। तो ये अब आगे जो मैंने इन चारों की डेफिनेशन दे रखी है मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले में 2 की हमने दे रखी है, डेंड्रिटिक पैटर्न और ट्रेलिस पैटर्न। तो देखो डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये वहाँ डेवलप होता है जहाँ पे रिवर चैनल स्लोप ऑफ द टेराइन को फॉलो करे, यानी जो भी आपका लैंड मास है उसका जो भी स्लोप है, यानी मान लीजिए वो इस तरीके से है ना, तो डेंड्रिटिक पैटर्न में क्या होगा कि वो इसी को फॉलो करने लग जाएगा। जैसे कहीं पर अगर पानी डेंड्रिटिक पैटर्न में ना इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए बनता है क्योंकि जो रिवर है वो स्लोप को, रिवर के जो चैनल्स हैं ना वो ज़मीन के स्लोप को फॉलो करने लगते हैं। ज़मीन जहाँ उठी हुई होती है वहाँ वो उठ जाते हैं और जहाँ ज़मीन थोड़ी बैठी हुई होती है वहाँ वो नीचे चले जाते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जैसे किसी ट्री की ब्रांचेज हों। ठीक है, तो डेंड्रिटिक पैटर्न उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न जब भी कोई रिवर अपनी ट्रिब्यूटरी से अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल्स पर जुड़ेगी
तो वो ट्रेलिस पैटर्न डेवलप करेगी। और ऐसा पैटर्न वहाँ डेवलप होता है जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं, ठीक है। आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल्स पर आ रही है तो वो ट्रेलिस पैटर्न होगा। ये आपके एमसीक्यूज में ये टॉपिक बहुत काम आ सकता है। फिर अगला है रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टेराइन्स पर डेवलप होता है, जो काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए रॉकी टेराइन्स होते हैं वहाँ पर रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, क्योंकि वहाँ चैनल्स बनने के चांसेस कम होते हैं। तो जो चैनल्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैटर्निक फॉर्म में होते हैं और इसी वजह से यहाँ रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है। लास्ट है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जब डेवलप होता है जब स्ट्रीम्स डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं किसी सेंट्रल पीक या टोम लाइक स्ट्रक्चर से। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक इस तरीके से कुछ है ना, और ये हमारी बाकी की ज़मीन है। तो अब यहाँ से अगर मान लेते हैं हम पानी बाहर आता है, ये एक स्ट्रीम जा रही है, एक स्ट्रीम ये जा रही है, तो यहाँ एक पीक पे से ये हमारी हुई पीक, और इस पीक पे से पानी जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा। तो इस पैटर्न को रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला मूव करते हैं। इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, क्योंकि हमें इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है, तो इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो दो प्रकार के हैं। दो सिस्टम्स इंडिया में चल रहे हैं, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम है और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, दो सिस्टम्स हैं। अब इन दोनों सिस्टम्स को मैंने 2 स्लाइड में अच्छे से समझाया है, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला है हिमालयन रिवर्स, तो इसको पढ़ लेते हैं कि हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं एंड कैसे पूरा होता है, ठीक है। सो ये पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल होने का मतलब है कि इनके अंदर पूरे साल पानी होता है, ठीक है, यानी कि दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। दूसरा पॉइंट है दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, यानी कि इनमें पानी जो आता है वो बारिश से भी आता है, और इसके अलावा जब जो माउंटेन्स हैं उनकी बर्फ़ पिघलती है तो उससे भी जो पानी बह कर के आता है वो इन्हीं रिवर्स में आता है, यानी हिमालयन रिवर्स में आता है। जो 2 मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो हैं इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंडस और ब्रह्मपुत्र आर द 2 मेजर हिमालयन रिवर्स which originate from the Indus and Brahmaputra which originate from the north of the mountain ranges, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, किसी भी जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है उसके नॉर्थ में से, यानी बिल्कुल टॉप पे से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस, और ये माउंटेन्स को बीच में से काट करके गॉर्ज बना लेती हैं। यानी इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी माउंटेन है, ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, मान लेते हैं हम, और यहाँ जो है पानी आ रहा था, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पानी आ रहा था, तो पानी की वजह से कटिंग होते 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 ये जो डेप्थ है ना ये बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम बाद ये इतनी गहरी हो जाएगी। तो ये जो चीज़ बनती है ना, इस तरीके का जो यहाँ जो एरिया बन रहा है इसको बोलते हैं गॉर्ज, जो कि पानी की कटिंग होने की वजह से बनता है, ठीक है। दे हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। लॉन्ग कोर्सेज यानी काफ़ी लंबा इनमें बहाव होता है पानी का, काफ़ी लंबी ये होती हैं, कहाँ से लेकर के, सोर्स से लेकर के सी तक। इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती हैं ये अपने अपर कोर्स में। अपर कोर्स का मतलब जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी अपने जो शुरुआत में ये काफ़ी ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को बहा करके ले जाती हैं जब ये जहाँ शुरू हो रही होती है वहाँ पर, और उसके बाद में लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड को ये कैरी करती हैं। जो इन्होंने इरोजन किया, जो मिट्टी इन्होंने इकट्ठी कर ली अपने कोर्स के अंदर, उसको ये फिर बहा करके ले जाती हैं। और मिडिल और लोअर कोर्सेज में, यानी बहाव के बीच में और बहाव के अंत में, यानी जब सी पास आ जाता है तो ये क्या क्या बनाती हैं, मिएंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, और बहुत सारे दूसरे डिपोजिशनल फीचर्स बनाती हैं अपने फ्लड प्लेन में, ठीक है। यानी जहाँ इनका पानी जाकर के समुद्र में मिलता है वहाँ पर ये बहुत सारी अलग अलग डिपोजिशनल फीचर्स बनाती हैं, मिट्टी जमा होने से बनने वाले फीचर्स बनाती हैं, जैसे कि मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स और बहुत सारे दूसरे डिपोजिशनल फीचर्स। और इनके पास वेल डेवलप्ड डेल्टास भी होते हैं, ठीक है। तो इनके पास वेल डेवलप्ड डेल्टास भी होते हैं। डेल्टा क्या है, मिट्टी इकट्ठी होने से जो पानी के बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, वो है पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। ये क्या होती हैं? सो पेनिनसुलर रिवर्स, जस्ट गिव मी अ मिनट, स्लाइड गॉट ओके। पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, सीजनल होती हैं। इनका फ्लो जो है वो सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड करता है, यानी अगर बारिश नहीं होगी तो इन नदियों में पानी भी नहीं होगा।
ड्राई सीजन के दौरान जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं पेनिनसुलर रीजन की, वो रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर हो जाता है उनके चैनल में, क्योंकि पानी सीजनल तौर पे मिलता है, और जब ड्राई सीजन होता है तो पानी की कमी होती है और इसीलिए इनके बहाव में भी पानी कम होता है। पेनिनसुलर रिवर्स का शॉर्टर और शैलोअर कोर्स होता है, यानी कि जो एक तो इनके जो बहने का जो रीजन है वो भी कम होता है, शॉर्ट होता है, दूसरा शैलो होता है, यानी इतनी गहरी नहीं होती पेनिनसुलर रिवर्स एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। यानी हम हिमालयन के कंपैरिजन में देखें तो ना ही इतनी गहरी होती हैं और ना ही ये इतनी लंबे इनके कोर्सेज होते हैं। और इनमें से कुछ जो हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है। सेंटर के जो हाईलैंड्स हैं वहाँ ये ओरिजिनेट होती हैं और फिर ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। कुछ रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया की वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं, और ये रिवर्स डेल्टा बनाती हैं अपने मुंह पे, यानी कि जब ये ख़त्म होने लगती हैं तो वहाँ जहाँ इनका स्टार्टिंग होती है वहाँ ये डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी हैं जो कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट में फ्लो कर रही हैं, है ना। और जो ड्रेनेज बेसिन्स हैं पेनिनसुलर रिवर्स के वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं साइज़ में, ठीक है। चलिए अब ये वाली जो स्लाइड है इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास हिमालयन रिवर्स हैं और कौन कौन सी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तो हिमालयन रिवर्स में हमारे पास 3 ही हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और पेनिनसुलर रिवर्स में हमारे पास ज़्यादा हैं, 6 हैं, नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन और कावेरी बेसिन, ठीक है। तो नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी टेस्ट में आपसे एक MCQ पूछ लिया जाए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम, और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हो, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये वाला तो आप कहीं नोट कर ही लीजिएगा, ठीक है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालयन और नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी पेनिनसुलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने हर रिवर को डिस्क्राइब किया है उसका जो भी डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स थे उसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हिमालयन रिवर सिस्टम में हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम। तो जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका जो राइज है वो होता है तिब्बत में लेक मानसरोवर के पास, ठीक है। वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए ये इंडिया में आती है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया में एंटर करती है। जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसको ज्वाइन करती हैं कश्मीर रीजन में। और जो इंडस है वो बल्तिस्तान और गिलगित से फ्लो होती हुई और फिर ये अटोप के माउंटेन में से इमर्ज होती है, ठीक है। ये इमेज लिख गया है, ये इमर्ज वर्ड है, EMERGE वाला इमर्ज, ठीक है। सतलज, बियास, रावी, चिनाब और झेलम ये सब इसको इंडस को ज्वाइन करती है मिठानकोट रीजन में पाकिस्तान के, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जो इंडस है वो साउथवर्ड फ्लो करती है और अरेबियन सी पहुंच जाती है जो कि ईस्ट ऑफ कराची में है। इंडस प्लेन का बहुत जेंटल स्लोप है, यानी बहुत हल्का स्लोप है। इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है, दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ ये जो हमारा इंडस बेसिन है, इंडस बेसिन का 1/3 से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा जो है वो इंडिया में है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के एरिया में है, और बाकी का जो पूरा रीजन है इंडस का वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी उसके अनुसार इंडिया सिर्फ इंडस रिवर का 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है, और ये पानी जो है वो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है पंजाब, हरियाणा और सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, ठीक है। तो ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर इतना था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और मेरे ख्याल से आप इसे पढ़ लेंगे तो आपका बहुत काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम। तो जो हेड वाटर्स हैं गंगा के, जिनको हम कहते हैं भागीरथी, यानी जो गंगा का पानी शुरू होता है वो आता है भागीरथी से, और भागीरथी उसको भागीरथी बोलते हैं, और वो आता है गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये अलकनंदा से जुड़ जाता है देवप्रयाग पे जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। यानी कि जो गंगोत्री ग्लेशियर से पानी निकला वो कहलाया भागीरथी। भागीरथी देवप्रयाग पे मिला अलकनंदा से और बन गया देवप्रयाग पे मिला अलकनंदा से जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। अभी गंगा जो है वो चलनी शुरू हुई है। हरिद्वार में जो गंगा है वो माउंटेन से निकली और फिर वो प्लेन्स पे आई, ठीक है।
अब जो गंगा है उसको दूसरी ट्रिब्यूटरीज ने भी ज्वाइन किया जो कि हिमालय से आ रही थी, और इनमें से जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो तो अपने आप में रिवर्स हैं, ठीक है, जैसे कि यमुना, घाघरा मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है, गंडक और कोसी, गंडक कोसी। इसके बाद में जो रिवर यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है जो कि हिमालय का ही एक ग्लेशियर है, ठीक है। ग्लेशियर वही होता है जो ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है ना, एकदम स्ट्रेट फॉर्म में, वो ग्लेशियर होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है गंगा जो कि भागीरथी कहलाई, जो अलकनंदा से जुड़ी देवप्रयाग पे, उसके बाद में हरिद्वार पे आई, हरिद्वार पे प्लेन्स पर आ गई है माउंटेन से निकल करके। उसके बाद में गंगा को उसकी ट्रिब्यूटरीज ने जोड़ा जिसमें कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी है। उसके बाद में यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। उसके बाद पैरेलल फ्लो करती है यमुना गंगा से, और एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी गंगा की राइट हैंड साइड से ये जुड़ती है। अगर हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब है कि राइट हैंड साइड से ये गंगा से जुड़ती है इलाहाबाद पर। उसके बाद में जो घाघरा और गंडक है और कोसी है वो नेपाल हिमालयाज में निकलती हैं, ठीक है। जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं यानी डेक्कन पार्ट से आती हैं वो है चंबल, बेतवा और सोन। फरक्का तक, फरक्का वेस्ट बंगाल में है, फरक्का तक ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है और यहाँ पे जो रिवर है वो बाइफरकेट कर जाती है यानी दो हिस्सों में बट जाती है। अभी तक इस रिवर में किस किस का पानी है? भागीरथी, फिर अलकनंदा से जुड़ी, फिर प्लेन्स पे आ गई, फिर यमुना और घाघरा, गंडक, कोसी से मिली, फिर इसके बाद में अब ये चंबल, बेतवा, सोन से मिली। इसके बाद ये पहुंची फरक्का, और फरक्का जाकर के ये बाइफरकेट हो जाती है। बाइफरकेट कैसे होती है? तो इसमें जो भागीरथी हुगली है ये एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, और इसके बाद में जो मेन स्ट्रीम है वो आगे जाकर के आगे चली जाती है, ठीक है। तो दो पार्ट बन गए हैं, भागीरथी हुगली और मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम गंगा भी बोल सकते हैं आप उसे। तो जो भागीरथी हुगली है वो डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाती है और वो साउथवर्ड फ्लो करती है, डेल्टाइक प्लेन्स में जाती है और फिर वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसके बाद में जो मेन स्ट्रीम है वो ब्रह्मपुत्रा से जुड़ती है बांग्लादेश में, ठीक है। मेन स्ट्रीम यानी जो गंगा है, गंगा स्वयं है, जिसमें से एक भागीरथी हुगली करके डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो गई है। अब जो मेन स्ट्रीम है यानी कि जो गंगा है उसमें ब्रह्मपुत्रा मिलती है बांग्लादेश में। उसके बाद में इसको मेघना बोलते हैं, यानी गंगा में ब्रह्मपुत्रा मिली, एक रिवर बनी बांग्लादेश में। उसके बाद में थोड़ा और नीचे गई तो कहलाई मेघना, और मेघना कहलाने के बाद ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब जो इस रिवर से जो डेल्टा बनते हैं उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और आपने अगर एक मूवी देखी हो रोर, शायद उसका नाम है ना, तो वो दैट इज ऑल अबाउट द वाइट टाइगर्स विच वर फाउंड इन द सुंदरबन डेल्टा। सो सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा वाइल्ड लाइफ मौजूद है, और कभी टाइम मिले तो आप सुंदरबन डेल्टा के ऊपर भी सर्च कीजिएगा कि यहाँ पर किस किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो उसका जो नाम है वो सुंदरी ट्री से निकला है। सुंदरी ट्री जो कि मार्श लैंड में ग्रो करती है यानी दलदली इलाके में ग्रो करती हैं और ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, और इसको होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो इसके ऊपर आप कीजिएगा रिसर्च कभी आपको मौका मिले तो, ठीक है। और यहाँ अलग अलग बहुत सारे प्राणी भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन है ये जाना जाता है बाय द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, यानी रॉयल बंगाल टाइगर के घर के नाम से ये जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा, एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट और रह गए थे गंगा के ऊपर। अंबाला जो कि वाटर डिवाइड पर बना हुआ है इंडस और गंगा के, इंडस और गंगा को डिवाइड करने वाला जो उठा हुआ लैंड है, जो एलिवेटेड लैंड है, वहाँ बना हुआ है अंबाला। गंगा की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है, हालांकि इंडस की लेंथ कितनी थी? 2900 किलोमीटर। सब कुछ आप रिकॉल करते रहिए, ठीक है, अभी पढ़ाई करते में, ठीक है। जो प्लेन है अंबाला से सुंदरबन तक वो 1800 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन
स्लोप में जो फॉल आता है वो 300 मीटर है, यानी कि जो नदी है वो सुंदरबन तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो स्लोप गिरती है वो 300 मीटर से ज़्यादा नहीं गिरती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे गैंगेटिक प्लेन है और जो हमारे इंडस प्लेन है वो कितने जेंटल स्लोप के हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्लोप की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ओके। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। इसके साथ ही हमारा जो हिमालयन वाला है वो ये लास्ट है उसकी रिवर, है ना। तो ये तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास ही शुरू होती है। ये स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा आप। तो ईस्ट ऑफ मानसरोवर से ये शुरू होती है तिब्बत में, और फिर ये इंडस और सतलज दोनों के सोर्सेज के काफ़ी पास है, यानी जहाँ से इंडस निकलती है और जहाँ से सतलज निकलती है वहीं के आसपास ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। ये थोड़ी सी लंबी है इंडस से, लेकिन इसका जो कोर्स है वो ज़्यादातर इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो हम इसका ब्रह्मपुत्रा का जो कोर्स है वो इंडिया के बाहर है ज़्यादातर, अधिकतर ईस्टवर्ड फ्लो करती है, हिमालयाज के पैरेलल फ्लो करती है, नामचा बरवा पहुंचती है जो कि 7,757 किलोमीटर 7,757 किलोमीटर्स है। वहाँ से ये एक यू टर्न लेती है और इंडिया एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में लेट मी जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ये मीटर है, किलोमीटर नहीं है। यहाँ मीटर है, इसको आप लिख लेना ठीक करके। ये है 7757 मीटर्स, ओके। तो ये नामचा बरवा पहुँचने के बाद जो कि 7,757 मीटर्स है, वहाँ से एक यू टर्न लेती है, इंडिया एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज के द्वारा, ठीक है, थ्रू अ गॉर्ज। ये गॉर्ज है, GORG। गॉर्ज मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब दो माउंटेन्स हैं और पानी जब इसको कट करता रहता है लगातार तो ये काफ़ी डीप हो जाते हैं, है ना, ये नाली सी बन जाती है, उसको बोलते हैं गॉर्ज, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, गॉर्ज बनाती है, उसके बाद में इसको बोलते हैं यहाँ पर दिहांग। ब्रह्मपुत्रा का नाम बदल के क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। और दिहांग होने के बाद इट इज़ DIHANG, ओके, दिहांग। उसके बाद में दिबांग आकर के इसमें जुड़ती है, लोहित जुड़ती है और बहुत सारी दूसरी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर के जुड़ती हैं ताकि ब्रह्मपुत्रा बन सके असम में। इसके बाद में जो तिब्बत है वो तिब्बत के अंदर पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है, सिल्ट की मात्रा थोड़ी कम होती है क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड और ड्राई एरिया है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो ब्रह्मपुत्रा है उसका इंडिया में नहीं, जो ब्रह्मपुत्रा है उसका एक ब्रेडेड चैनल है, यानी चोटी की तरह, जैसे हम बालों को ब्रेड करते हैं, चोटी बनाते हैं, उसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्रा है उसका भी काफ़ी ब्रेडेड चैनल है। और इसकी एंटायर लेंथ असम में पूरे में ही ऐसा ब्रेडेड चैनल इसका बना हुआ है। और ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स भी बनाती है, ठीक है। हर साल रेनी सीजन के दौरान जो रिवर है वो ओवरफ्लो करती है, उसका पानी बाहर आ जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि असम और बांग्लादेश दोनों जगह इसके ओवरफ्लो की वजह से बाढ़ आती है। और दूसरे नॉर्थ इंडियन रिवर्स की तरह इसमें नहीं होता। जो ब्रह्मपुत्रा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्ट है उसके बेड में, जिसकी वजह से उसका जो रिवर बेड है वो उठ गया है, ठीक है। यानी कि इसमें सिल्ट जो है वो कहीं जा कर के इकट्ठी नहीं हो रही है, बल्कि वो नदी के अंदर ही इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से इसका रिवर बेड उठ गया है। ब्रह्मपुत्रा को सांगपू कहते हैं तिब्बत में और जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने बताई हैं वो आप करेक्ट कर लीजिएगा जब आप अपने नोट्स बनाएं तो, ठीक है। चलिए अगला है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स के कुछ पॉइंट्स जो कि पिछली स्लाइड में छूट गए थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सीजनल है, फ्लो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और
शॉर्ट और शैलोअर कोर्स होता है और सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और ज़्यादातर रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया की वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। अब इसमें जो हमारी पहली रिवर है वो है नर्मदा। नर्मदा अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से निकलती है, शुरू होती है, इसके बाद में ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है रिफ्ट वैली में, जो कि फॉल्टिंग की वजह से बनी हुई है। अगर आपने पढ़ा होगा वो वाला चैप्टर जो कि रॉक रिलेटेड चैप्टर है, तो उसमें आपने फॉल्टिंग और जो बाकी के दूसरे फ्यूजन वगैरह जो होता है रॉक का, वो सब उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अमरकंटक से निकली मध्य प्रदेश में, फिर वेस्ट फ्लो करी रिफ्ट वैली में, फॉल्टिंग की वजह से बनी हुई थी रिफ्ट वैली। फिर नोटेबल लोकेशंस जो कि नर्मदा की वजह से बने हैं, यानी काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें जो बनाई हैं नर्मदा ने, वो है मार्बल रॉक्स और धुआंधार फॉल। ये दो नाम मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत शॉर्ट हैं और इनमें से ज़्यादातर मेन स्ट्रीम को राइट एंगल पर ज्वाइन करती हैं। ठीक है, यानी नर्मदा को राइट एंगल पर ही ज्वाइन करती हैं। तो अब आप ये बताइए, मैं एक सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ कौन सा ड्रेनेज पैटर्न आपको लग रहा है? ट्रेलिस पैटर्न है, क्योंकि ट्रेलिस पैटर्न में हमने क्या पढ़ा था? ऑलमोस्ट राइट एंगल पे ज्वाइन हो रहा हो। ठीक है, तो ये तो राइट एंगल पे हो रहा है, तो ये हुआ ट्रेलिस पैटर्न। नर्मदा बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स को कवर करता है, गुजरात के कुछ पार्ट्स को कवर करता है। ट्रेलिस पैटर्न देखिए, जो जो आप पढ़ते जाए ना उसको अप्लाई भी करते जाइए। ऐसा मत कीजिए कि पढ़ गए और फिर अब आपने पढ़ा पैटर्न के बारे में, तो हर नदी के बारे में सोचिए। अगर कोई जानकारी आपको दे रखी है उसके अंदर नदी के डिस्क्रिप्शन में, तो आप सोचिए कि अच्छा इसका कौन सा पैटर्न है ना। नर्मदा का जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करता है, यानी ये गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, अब आते हैं तापी पर। तापी दूसरी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर्स में दूसरे नंबर पर आती है। ये कोई रैंकिंग वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तापी सतपुरा रेंजेस में शुरू होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो सतपुरा रेंजेस हैं वहाँ से तापी निकलती है। इसका जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है, गुजरात और महाराष्ट्र को। इसके बाद में जो कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में, वो बहुत नैरो हैं, क्योंकि जो कोस्टल रिवर्स हैं, इसी वजह से जो कोस्टल रिवर्स हैं वो बहुत शॉर्ट हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत कैसे हैं? नैरो हैं, पतले हैं, इसी वजह से कोस्टल रिवर्स भी शॉर्ट होती हैं। और जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है साबरमती, माही, भरतपुझा और पेरियार। ठीक है, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन के इम्पॉर्टेंट इसका डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये, और ये स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के। ठीक है, इसके बाद में इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर्स है, बे ऑफ बंगाल में जाती है ये। ठीक है, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो लार्जेस्ट है अमंग दी पेनिनसुलर रिवर्स, और जो बेसिन है वो पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र को कवर करता है, यानी कि 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र, यानी कि आधी तो ये महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में भी है, फिर ये उड़ीसा में भी बहती है, आंध्रा में भी बहती है ना, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बहती है। उसके बाद में इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज के नाम हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। ठीक है, आपको ये नाम याद रखने होंगे। इसके बाद क्या क्या है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। इसके बाद में इसकी लेंथ की वजह से जो एरिया ये कवर करती है वो काफ़ी वास्ट है, और इसीलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, यानी दक्षिण की गंगा। समझ गए आप कि इतनी इसको कंपेयर किया गया है विद गंगा, दक्षिण गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महानदी बेसिन पे आते हैं। तो महानदी बेसिन में कुछ दो चार पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा से फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल पहुंचती है। लेंथ जो है इसकी वो है 860 किलोमीटर्स। इसका ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र से शेयर होता है, छत्तीसगढ़ से शेयर होता है, झारखंड और उड़ीसा से शेयर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन जो है ये स्प्रिंग है एक महाबलेश्वर में, उसके पास से शुरू होती है। स्प्रिंग एक छोटा सा पानी की बॉडी होती है। ठीक है, तो इसके पास से ही शुरू होती है। कृष्णा 1400 किलोमीटर चलती है और बे ऑफ बंगाल पहुंच जाती है। ठीक है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है।
तुंगाभद्रा, कोयना, घाटप्रभा और मूसी, भीमा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसका ड्रेनेज बेसन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, यानी ये इन तीनों जगहों पर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब अगला है कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन के भी ये जो मैंने अनहाइलाइटेड पॉइंट्स हैं ना, यही वाले इंपॉर्टेंट है। हाईलाइटेड में तो कोई दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, बट आपको पहले जो अनहाइलाइटेड है वो कावेरी से रिलेटेड है। तो ये ब्रह्मगिरी रेंजेस से निकलती है वेस्टर्न घाट्स के, बे ऑफ बंगाल पहुंचती है, साउथ ऑफ कुड्डलोर, कुड्डलोर के साउथ में ये बे ऑफ बंगाल पहुंचती है। इसकी टोटल लेंथ 760 किलोमीटर्स है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ठीक है। और इसका जो बेसिन है वो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स को ड्रेन करता है, ठीक है, यानी वहाँ पर ये बहती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इन सभी रिवर्स से रिलेटेड थे वो ये थे कि जो रिवर कावेरी है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया में। इंडिया का सेकंड बिगेस्ट रिवर वाटरफॉल है जिसका नाम है शिवा समुद्रम, ठीक है, शिवा समुद्रम नाम याद रखना है आपको। पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाई टू मैसूर। अब यहाँ पर